पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैश और मार्गरेट की फाइट होती है और इस फाइट में मैश मार्गरेट की वॉन्ड तोड़कर वो फाइट जीत जाता है। जैसे ही इनकी फाइट खत्म होती है और मैश को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, तभी वहाँ पर इनोसेंट जीरो की एंट्री होती है एंड इनोसेंट जीरो यहाँ पर मैश को ले जाने आया है क्योंकि मैश इनोसेंट जीरो का बेटा है। अब आगे हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो मैश को वहाँ से ले जाने वाला होता है कि तभी उनके पीछे से आवाज आती है, वही रुक जाओ। ये एक्चुअली हेडमास्टर वॉलबर्ग है जिनके ऊपर इनोसेंट जीरो के मैजिक का कोई असर नहीं हुआ। वॉलबर्ग गुस्से में इनोसेंट जीरो से कहता है कि वो इतने आसानी से मैश को यहाँ से नहीं ले जा सकते। अब हम इनोसेंट जीरो के कुछ मेंबर्स को देखते हैं। उनमें से एक मेंबर वॉलबर्ग से कहता है कि वो सब वॉलबर्ग के लिए भी तैयारी करके आए एंड तभी वो मेंबर खुद को देखता है जिसे कि एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ने बीच से काट दिया। इस चीज से वो बहुत ज्यादा डर जाता है एंड ये वॉलबर्ग की पावर्स थी। वॉलबर्ग उसे पीछे हटने के लिए कहता है बट इनोसेंट जीरो इन सब के बीच में आ जाता है। वॉलबर्ग इनोसेंट जीरो से पूछता है कि तुम चाहते क्या हो, तो इनोसेंट जीरो इसका जवाब देते हुए कहता है कि उसे एक परफेक्ट ह्यूमन बनना है जो कि कभी ना मरे और हमेशा खूबसूरत दिखे। ये सुनकर वॉलबर्ग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसके चेहरे पर और 2 एक्स्ट्रा लाइंस आ जाती है। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वॉलबर्ग यूरेनस जो कि गॉड ऑफ द स्काई उसे समन करता है एंड इसकी दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो क्रोनस जो कि गॉड ऑफ टाइम है उसे समन करता है। अब इनोसेंट जीरो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को समन करके उन्हें ऑर्डर देता है कि मैश को छोड़कर सारे लोगों को मार दे। ये देखकर वॉलबर्ग भी अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करते हुए इनोसेंट जीरो के टाइम फ्रीजिंग मैजिक को तोड़ देता है, जिसके बाद सब लोगों को होश आ जाता है। वॉलबर्ग सारे स्टूडेंट्स को फौरन दूसरे लोगों को बचाने के लिए कहता है। अब हम वॉलबर्ग और इनोसेंट जीरो को देखते हैं। वॉलबर्ग अपनी वॉन्ड तेजी से घुमाता है एंड वो और इनोसेंट जीरो एक जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पर कोई लोग नहीं होते। सारे स्टूडेंट्स उन मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहे होते कि तभी लैंस उनके पीछे एक बड़ा सा कांटे का बॉल देखता है। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता एंड ध्यान से देखने पर उसे वो धुंधला धुंधला नजर आता है, बट बाद में उसे पता चलता है कि ये तो सेल वॉर है। फिर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर सबको अटैक कर रहे हैं मैश को छोड़कर। तभी डॉट मैश को चिल्लाते हुए कहता है कि वो सभी मॉन्स्टर्स को संभाल लेंगे, तुम सेल वॉर को जाके देखो। ये सुनते ही मैश तेजी से भागकर उस टावर के नीचे पहुंच जाता है, पर अगर मैश ने टावर चढ़ने की कोशिश की तो वो सेल वॉर मैश पर तुरंत अटैक कर देगा। बट तभी हम देखते हैं कि मैश उस टावर के नीचे वाले हिस्से को लात मार मार कर हटाने लगता है एंड एक टाइम पर मैश वो टावर तोड़ कर सेल वॉर को नीचे ले आता है। मैश को देखते ही सेल वॉर को सारी बातें याद आ जाती है कि कैसे मैश ने उसे पीटा था। अब सेल वॉर मैश से कहता है, हम फिर मिल रहे हैं मैश। ये कहने के बाद मैश थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि हाँ मुझे याद है, हम एक बार एंट्रेंस सेरेमनी में मिले थे ना। ये सुनते ही सेल वॉर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि मैश उसके बारे में भूल चुका था एंड मैश भी इसके लिए सॉरी कहता है। इसके बाद हम लैंस और डॉट को देखते हैं जो कि उन मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। लड़ते समय डॉट देखता है कि इस सब लड़ाई के बीच में एक बच्चा है। डॉट उसे देखकर सोच में पड़ जाता है कि ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, बट तभी वो बच्चा एक स्पेल कास्ट करता है बीबी नाम की और डॉट एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब डॉट ठीक से बात भी नहीं कर सकता था, वो बस बच्चों की तरह ब्ला ब्ला कर सकता है। फिर वो बच्चा अपना असली रूप दिखाता है। ये एक्चुअली इनोसेंट जीरो के डेथ रो आर्मी से, उसका नाम सीटर बेबी है और वो उसके मैजिक से किसी भी इंसान को एक बच्चे में बदल सकता है, जिससे कि कोई भी पावरफुल इंसान एक बच्चा बनकर बहुत कमजोर हो जाता है। ये सुनकर डॉट को उस पर भरोसा नहीं होता और वो उसका मैजिक यूज कर देता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता एंड आखिर में उसके पास बस भागने का रास्ता बचता है। डॉट वहाँ से भागकर सीधा लैंस के पास जाता है उससे मदद मांगने के लिए, बट डॉट क्या कह रहा है लैंस को कुछ समझ नहीं आता। तभी वो सीटर बेबी उन पर अटैक कर देता है। लैंस उसे डॉज कर डॉट से पूछता है कि उसे क्या हुआ, बट डॉट बोल क्या रहा है लैंस को कुछ समझ नहीं आता। इसके दौरान उन पर फिर एक अटैक होता है एंड इस बार लैंस भी बच्चा बन जाता है। वो सीटर बेबी उन दोनों पर हंसने लगता है क्योंकि अब वो दोनों के दोनों ही लाचार और कमजोर हो चुके हैं।
बट लैंस उस पर सेक्शन ग्रेवियोल का यूज करके सिटर बेबी को हरा देता है। ये देखकर डॉट लैंस की पावर से इम्प्रेस हो जाता है एंड लैंस का ईगो भी थोड़ा बढ़ जाता है। फिर वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। अब हम नीरेशॉन्स और रियो को देखते हैं जो कि अरीना की तरफ आ रहे हैं। नीरेशॉन रियो को पूछती है कि वॉलबर्ग और इनोसेंट जीरो के बीच क्या रिलेशन है। तो रियो उसे बताता है कि इस पूरे सोसाइटी को एक ग्रेट मैजिक यूजर ने बनाया था और उसने डिवाइन विजनरी बनाने की प्रथा शुरू की थी। उनकी पावर्स को अगर मैं शब्दों में बयां करूं तो वही थे असली डिवाइन। डिवाइन मतलब भगवान के समान। एंड उनका नाम था एडम जॉब्स। पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो कि उनके डार्क मैजिक के सामने खड़ा हो सके। अब हम 3 लोग देखते हैं जिसमें से बीच में का हेडमास्टर वॉलबर्ग है और लेफ्ट साइड में इनोसेंट जीरो है। बट ये राइट साइड में खड़ा तीसरा इंसान भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब हमें बताया जाता है वॉलबर्ग और इनोसेंट जीरो एडम्स के ही 2 सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स थे। वॉलबर्ग और इनोसेंट जीरो इन दोनों की पावर पहले सेम थी। इसके बाद हम फिर इनोसेंट जीरो और वॉलबर्ग को देखते हैं। इनोसेंट जीरो वॉलबर्ग से कहता है कि क्या तुम मुझे देखकर खुश हो एंड अपना मास्क हटाता है। बट मास्क हटाने के बाद हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो के पास कोई चेहरा ही नहीं है, जिसे देखकर वॉलबर्ग भी शॉक हो जाता है। वॉलबर्ग को ऐसा चौंकता देख इनोसेंट जीरो अपना फेस ट्रांसफॉर्म कर लेता है। इनोसेंट जीरो को ऐसा करता देख वॉलबर्ग हैरान हो जाता है और उससे कहता है तुम इंसान नहीं हो। हाँ, मैं इंसान ही हूँ, बस फर्क इतना है कि मेरी लालच की सीमा नहीं। मैं यहाँ मेरे मैश को लेने आया हूँ और तुम्हें खत्म करने। ये कहने के बाद इनोसेंट जीरो एक स्पेल कास्ट करता है जिसका नाम है टाइम्स द लिविंग डेथ। एंड तभी वहां पर एक कॉफिन समन हो जाती है जो कि जंजीरों में बंद थी। एंड इस स्पेल को देखकर वॉलबर्ग शॉक हो जाता है और उससे कहता है इस स्पेल को तो खत्म कर दिया गया था। इसके बाद हम मैश और सेल्वर को देखते हैं जहाँ पर मैश सेल्वर को भूल चुका है एंड इससे गुस्सा होकर सेल्वर अब मैश पर अटैक करता है। सेल्वर मैश को फिर याद दिलाता है कि कैसे उसने एबल को मारा था और मैश पर अटैक किया था। फिर मैश सेल्वर के अटैक को डॉज करते हुए सेल्वर को एक जोर का मुक्का मारता है। एंड फाइनली अब जाकर मैश को सेल्वर याद आया है। मैश के इतने जोरदार पंच के बावजूद सेल्वर फिर उठकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर मैश उससे पूछता है कि तुम सब मुझे ही टारगेट क्यों कर रहे हो। तब सेल्वर मैश को मैजिक ऑफ बॉडी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है। ये एक फॉरबिडन या बैंड डार्क मैजिक है जिसे कि आप एक इमॉर्टल हार्ट बना सकते हो। इसके लिए 6 ब्लड रिलेटिव्स होने चाहिए। एक्चुअली मैश के बाप ने 6 बच्चे प्रिपेयर किए थे उनका हार्ट लेने के लिए, जिससे कि वो एक परफेक्ट बॉडी बना सके। एंड मैश उन्हीं 6 बच्चों में से एक बच्चा है। मैश ये सुनकर शॉक हो जाता है एंड मैश सो जाता है। वो ये सोचकर सोता है कि वो एक सपना देख रहा था। इसके बाद मैश सेल्वर से पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि मैश और सेल्वर दोनों भाई भाई है। तो सेल्वर रिवील करता है कि सेल्वर तब बना था जब इनोसेंट जीरो यानी मैश के बाप ने एक मुर्दा लाश को उसका थोड़ा सा खून दिया था। एंड आगे सेल्वर मैश को ये भी बता रहा होता है कि कैसे उसे इनोसेंट जीरो का शुक्रगुजार होना चाहिए। बट तभी मैश सेल्वर को एक जोर का मुक्का जड़ देता है। इस जोरदार मुक्के के बाद सेल्वर भी गुस्सा हो जाता है और वो हिपाइस्टुस गॉड ऑफ आयरन को समन करता है। एंड उसको समन करने के बाद सेल्वर की वॉन्ड भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उस वॉन्ड के आजू बाजू 2 सर्कुलर डायमंड कटर्स होते हैं और वो इससे मैश पर अटैक भी करता है। मैश पहली बार तो इस अटैक से बच जाता है, बट बार बार हमला करने के कारण मैश के ऊपर कुछ कट्स लग जाते हैं और मैश के पेट में एक बड़ा सा कट भी लग जाता है। पर अभी भी इससे मैश को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता, इसलिए सेल्वर आसमान में एक स्पेल कास्ट करता है ब्लैक डायमंड नाम की। एंड इससे मैश के दोस्तों के साथ साथ पूरी एकेडमी भी तबाह हो जाएगी। अब इसके ऊपर से सेल्वर मैश पर वो दोनों डायमंड कटर भी छोड़ देता है। इसे देखकर मैश थोड़ी देर सोचता है एंड वहां से भाग जाता है। मैश को ऐसा भागते देख सेल्वर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है एंड कुछ ही सेकंड्स में मैश वहां से गायब भी हो जाता है। सेल्वर सोचता है कि यहाँ अभी क्या हुआ, बट तभी मैश सेल्वर के पीछे पहुंच जाता है, जिसे देखकर सेल्वर थोड़ा हंसता है। बट तभी
मैश को वो सेल वॉर के कटर्स आके लगते हैं। मैश इस चीज से जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। सेल वॉर इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बट एक्चुअली मैश को कुछ नहीं हुआ। वो फिर सेल वॉर के पीछे जाकर उसे चोक कर देता है। मैश सेल वॉर के डायमंड स्किन को तोड़ते हुए उसके ब्रेन में जाने वाला ऑक्सीजन रोक कर सेल वॉर को बेहोश कर देता है एंड इसके बाद वो ब्लैक डायमंड वाली स्पेल भी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद हमें एडम जॉब्स के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसा मैजिकल यूजर था जिसकी मैजिकल एबिलिटीज किसी ने सालों तक नहीं देखी थी एंड एडम जॉब्स ने आज की मैजिकल एजुकेशन एंड मैजिकल ब्यूरो का निर्माण किया था। यहाँ तक कि एडम जॉब्स ने इस सोसाइटी को तक बनाया था। एडम जॉब हमेशा लोगों की मदद करते एंड उनका हमेशा से ही यही मानना था कि ताकतवर लोगों को कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए और उन्होंने यही टीचिंग अपने 3 स्टूडेंट्स को भी दी, जिसमें से एक था इनोसेंट जीरो और दूसरे थे हेडमास्टर वॉलबर्ग। एंड जब हम फिर इनोसेंट जीरो एंड हेडमास्टर वॉलबर्ग की लड़ाई देखते जहाँ पर इनोसेंट जीरो ने एक कॉफिन का स्पेल कास्ट की थी, उसमें से यही एडम जॉब्स निकलते। बट एक सेकंड, ये मुझे नारुतो और ओरोचिमारू की याद क्यों दिला रहा है? एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जहाँ पर इनोसेंट जीरो ने एडम जॉब्स, जो कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिक यूजर है, उसे बुलाया है एंड हेडमास्टर वॉलबर्ग भी एडम जॉब्स को देखकर शॉक हो जाते हैं। एक्चुअली इनोसेंट जीरो ने किसी तरीके से ये मैजिक सीख लिए, बट इस मैजिक में आप बस एक इंसान की बॉडी रिस्टोर कर सकते हो, उसका माइंड नहीं। सो इस बॉडी को नेक्रोमैंस इनोसेंट जीरो का एक कोर मेंबर कंट्रोल करेगा। अब वो नेक्रोमैंस एडम जॉब्स की डार्क मैजिक को रिलीज करता है एंड ये डार्क मैजिक बहुत ज्यादा थी। इसके बाद नेक्रोमैंस वॉलबर्ग पर अटैक करता है, बट फाइट के दौरान वॉलबर्ग को एडम जॉब्स और उसकी कुछ पुरानी बातें याद आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यंग वॉलबर्ग और एडम जॉब्स दोनों थोड़ा हंसी मजाक कर रहे होते एंड एंडिंग में एडम जॉब्स वॉलबर्ग से कहता है कि तुम भी एक दिन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। अब हम फिर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वॉलबर्ग इनोसेंट जीरो से कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ मास्टर एडम ही सबसे पावरफुल है, पर जैसे जैसे वक्त बीतता है हमें वक्त की कीमत समझ आती है और अब मैं तुम्हें साबित करूंगा कि अब मैं बन चुका हूँ सबसे ताकतवर। अब एडम जॉब्स, जिसे कि नेक्रोमैंस कंट्रोल कर रहा है, उसकी और वॉलबर्ग की लड़ाई शुरू हो जाती है। नेक्रोमैंस सबसे पहले डार्क इम्पैक्ट मैजिक यूज करता है, जो कि वॉलबर्ग के बाजू से जाती है और एक पहाड़ में छेद हो जाता है। अब जरा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्रोमैंस वॉलबर्ग पर डार्क स्नेक से अटैक करता है। वॉलबर्ग इसे डॉज करने में कामयाब हो जाता है, पर इसके बीच वॉलबर्ग के कपड़े फट जाते हैं। नेक्रोमैंस एक्सप्लेन करता है कि यही वो पावर थी जिससे कि एडम जॉब्स इस दुनिया को कंट्रोल करता था। एडम जॉब्स के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो किसी को भी बस छूकर वॉइड में भेज सकता था। कोई भी एडम जॉब्स के डार्क मैजिक के सामने खड़ा तक नहीं हो सकता था। जैसे ही वो डार्क स्नेक वॉलबर्ग के पास आता है, वॉलबर्ग अपना स्पेस मैजिक यूज करते हुए उस मैजिक को एक झटके में खत्म कर देता है। ये चीज देखकर नेक्रोमैंस पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वॉलबर्ग एक गोला और कुछ नुकीली धारदार चीजें बनाता है, जिससे कि वो नेक्रोमैंस पर हमला कर देता है, पर जब तक नेक्रोमैंस कुछ समझ पाता उसका एक हाथ वॉलबर्ग ने काट दिया था। वॉलबर्ग नेक्रोमैंस को एक्सप्लेन करता है कि उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वॉलबर्ग स्पेस को कंट्रोल कर सकता है और वॉलबर्ग ने नेक्रोमैंस के बॉडी पार्ट्स बस कुछ ही दूरी पर भेज दिए। बट अभी तक नेक्रोमैंस शॉक में कि कैसे वॉलबर्ग ने एडम जॉब्स के डार्क मैजिक को रोक दिया। नेक्रोमैंस बहुत कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि क्या वॉलबर्ग ही अब द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल है। नेक्रोमैंस अब एडम जॉब्स की मैक्स लेवल का डार्क मैजिक यूज करता है और सोचता है कि अगर वॉलबर्ग और एडम जॉब्स की मैक्स लेवल की डार्क मैजिक की टक्कर होती है तो गारंटी डार्क मैजिक ही जीतेगी। फिर नेक्रोमैंस वॉलबर्ग पर डार्क ट्रेमेंडस से हमला करता है, बट इसे देखकर वॉलबर्ग हंसने लगता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैंने मेरी स्पेल कास्ट कर दी? अब तक जो भी मैंने किया वो मेरी वॉन्ड से किया और अब मैं मेरी स्पेल्स कास्ट करूंगा। एंड वॉलबर्ग अपनी मैजिकल एनर्जी रिलीज करते हुए स्पेस सैक्रिफाइस नाम का मैजिक यूज करता है।
यह है नेक्रोमैंस की डार्क मैजिक, बट वॉलबर्ग के स्पेल कास्ट करने के बाद उसकी डार्क मैजिक का ये हाल हो जाता है, जिसे देखकर नेक्रोमैंस हैरान हो जाता है कि कोई इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, एंड वॉलबर्ग उसकी डार्क मैजिक को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अब इनोसेंट जीरो और वॉलबर्ग आमने सामने आ जाते हैं। इनोसेंट जीरो वॉलबर्ग पर टाइम स्कोल्ड से हमला करता है, जिसे देखते हुए वॉलबर्ग भी स्पेस का यूज करते हुए इनोसेंट जीरो के सामने से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आकर तुरंत स्पेस बाउंड से हमला करता है। बट वॉलबर्ग चूक जाता है। वॉलबर्ग सोचता है कि ऐसे कैसे हुआ। तभी हम इनोसेंट जीरो को वॉलबर्ग के पीछे खड़ा हुआ देखते हैं। वॉलबर्ग इनोसेंट जीरो को देखकर उससे पूछता है कि क्या तुमने टाइम के साथ छेड़खानी की, बट इनोसेंट जीरो तुरंत वॉलबर्ग पर टाइम्स रिबाउंड से हमला करता है। वॉलबर्ग इस अटैक को डॉज करने का ट्राई करता है, बट इसके बावजूद वो वॉलबर्ग के आधी बॉडी पर आके लगता है एंड वॉलबर्ग की आधी बॉडी सड़ जाती है। वॉलबर्ग इनोसेंट जीरो की पावर को देखकर सोच में पड़ जाता है कि ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पर वॉलबर्ग अब अपनी मैजिक को यूज करने का डिसाइड करता है। वॉलबर्ग स्पेस बाउंड का यूज करते हुए पूरे एरिया को खत्म कर देता है, बट वॉलबर्ग देखता है कि ये इनफ नहीं था, क्योंकि इनोसेंट जीरो टाइम लैग का यूज करके इससे बच रहा था। इसलिए अब वॉलबर्ग बहुत तेजी से और बहुत दूर तक स्पेस बाउंड का यूज करता है। इसके बाद वॉलबर्ग को जब लगता है कि इनोसेंट जीरो खत्म हो चुका है, वॉलबर्ग अपना अटैक रोक देता है, बट तभी वॉलबर्ग रियलाइज करता है कि इनोसेंट जीरो अभी जिंदा है और उसके पीछे खड़ा है। इनोसेंट जीरो थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए वॉलबर्ग पर फिर टाइम्स रिबाउंड से हमला करता है, बट इस बार वॉलबर्ग की वो साइड फिर सड़ने की जगह उसका पूरा का पूरा हाथ ही गायब हो जाता है, जिससे वॉलबर्ग दर्द से कांप उठता है। वॉलबर्ग जब इनोसेंट जीरो की तरफ देखता है तो हमें पता चलता है कि इनोसेंट जीरो अब एक आखिरी बार वॉलबर्ग पर हमला करके उसे खत्म करने वाला है। अब वॉलबर्ग अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसको कुछ पुरानी बातें याद आती है। बहुत साल पहले जब वॉलबर्ग एक छोटा बच्चा था, वो एक कंप्लीट फेलियर था। उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं थे, वो एक डरपोक था, जिसके चलते वॉलबर्ग बहुत कम स्कूल जाता था। हमेशा ही घर में बैठने के चलते वॉलबर्ग बहुत डरपोक बन चुका था और उसमें कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी थी। वॉलबर्ग कभी ये नहीं चाहता था कि वो दूसरों से रिजेक्ट हो, तो इस रिजेक्शन से बचने के लिए वॉलबर्ग ने खुद को ही रिजेक्ट कर लिया और घर में अकेले रहने लगा। वॉलबर्ग इस पूरी दुनिया को बहुत बुरी और बहुत बोरिंग नजरों से देखने लगा, बट इस सब के दौरान वॉलबर्ग के लाइफ में उसके मास्टर एडम जॉब्स की एंट्री होती है। एडम हमेशा वॉलबर्ग के घर आता, उसे स्कूल ले जाने और उसके साथ बातें करने, पर वॉलबर्ग हमेशा एडम को रिजेक्ट कर देता। चाहे बारिश हो, धूप हो या वॉलबर्ग का मूड बुरा हो, एडम जॉब हमेशा वॉलबर्ग से मिलने आते ही थे। फिर एक दिन वॉलबर्ग ने एडम से पूछा कि क्यों वो हमेशा वॉलबर्ग के घर आते, जिसके रिप्लाई में एडम वॉलबर्ग से कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं देख सकता। उस दिन उन शब्दों ने वॉलबर्ग को खुद से या खुद के ओवरथिंकिंग से बचा लिया। अब वॉलबर्ग अपनी आंखें खोलता है और कहता है, उस दिन उन्होंने मुझे बचाया था, इसलिए आज मैं खुद से कमजोर लोगों को मरने नहीं दे सकता। अब वॉलबर्ग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसे देखकर इनोसेंट जीरो समझ जाता है कि वॉलबर्ग अब उसकी ट्रू पावर्स का यूज करने वाला है। वॉलबर्ग इनोसेंट जीरो से कहता है कि वो इनोसेंट जीरो को खत्म कर देगा, चाहे इसके लिए वॉलबर्ग को खुद की जान ही क्यों ना देनी पड़े। वॉलबर्ग उसका सबसे पावरफुल मैजिक स्पेस थर्ड यूरेनस इंक्लीजन का यूज करता है। इससे वहाँ पर एक बहुत बड़ी रोबोट जैसी चीज अपीयर हो जाती है। अब इनोसेंट जीरो बताता है कि इस स्पेल से वॉलबर्ग के वॉन्ड की गॉड लाइक पावर्स अनलीश होती है। ये मैजिक ऑफ यूरेनस आसमान के भगवान की तरह है, जिससे इस पूरे स्पेस में सब कुछ गायब हो जाएगा और ये चीज रोकी नहीं जा सकती। इसके बाद वॉलबर्ग वो स्पेल कास्ट करना शुरू कर देता है। वो यूरेनस गॉड ऑफ स्काई एक गोला बनाने लगता है, बट इस सब के बीच इनोसेंट जीरो टाइम्स अनमूव का यूज करके टाइम फ्रीज कर देता है और वॉलबर्ग पर अटैक करके उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। अब वॉलबर्ग इस अटैक से इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि अब उसका इस हालत में जिंदा बचना नामुमकिन की तरह है। इनोसेंट जीरो को लगता है कि अब वॉलबर्ग इतना ज्यादा जख्मी होने के बाद वो स्पेल कास्ट होना रुक जाएगी, बट
बट नहीं, स्पेल अभी तक कास्ट ही हो रही थी, जिसे देखकर इनोसेंट जीरो तक डर जाता है। एक्चुअली यही यूरेनस इस वॉन्ड की ट्रू पावर्स है। अगर तुम इस वॉन्ड में इनफ अमाउंट ऑफ मैजिक डाल दो तो कोई भी स्पेल अपने आप ही कास्ट होती रहेगी, चाहे इस वॉन्ड का यूजर मर क्यों ना जाए। अब वॉल्बर्ग इनोसेंट जीरो से कहता है, इसी चीज के लिए मैंने मेरी पावर्स बचाए रखी थी और अब तुम मरोगे मेरी जान के बदले। इससे मेरा पर्पस पूरा हो जाएगा, इस पूरी दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने का, जहाँ पर सारे लोग सबकी इज्जत करें और कमजोरों को इस मैजिकल दुनिया में अपनाया जाए। एंड अब वॉल्बर्ग का ये मैजिक इनोसेंट जीरो को खत्म ही करने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। ओह शिट, इनोसेंट जीरो ने टाइम रिवर्स का यूज करके ये मैजिक होने से टाल दिया। इनोसेंट जीरो अब वॉल्बर्ग के बाल पकड़कर उसे उठाता है और उससे कहता है, वॉल्बर्ग अब बताओ कि कौन है सबसे ताकतवर। वॉल्बर्ग अब उसके मास्टर एडम जॉब्स को याद करता है और रियलाइज करता है कि एडम जॉब्स जो चाहते थे कि इस दुनिया में कमजोरों की भी इज्जत हो, वो नहीं हो पाएगा। इसे वॉल्बर्ग बहुत ज्यादा दुखी होकर रोने लगता है। इनोसेंट जीरो भी वॉल्बर्ग को रोता देखता है, पर इस शैतान को वॉल्बर्ग पे बिल्कुल दया नहीं आती और इनोसेंट जीरो वॉल्बर्ग को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर मैश आकर इनोसेंट जीरो के सिर पर एक जोर की लात मारता है। मैश की किक इतनी ज्यादा पावरफुल रहती है कि इनोसेंट जीरो के चेहरे का शेप ही बिगड़ जाता है। मैश गुस्से में इनोसेंट जीरो से कहता है, चाहे तुम कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, पर हेडमास्टर वॉल्बर्ग को मारने से पहले तुम्हें मेरे हाथों से मुकाबला करना होगा। अब हम उन तीनों को देखते जो कि हवा में एंड एज मैश को मैजिक यूज करना नहीं आता तो वो अपने पैरों की मदद से उड़ रहा है। इनोसेंट जीरो अपना मुंह ठीक करते हुए मैश को कंफ्यूजन में देखता है। इसके बाद वॉल्बर्ग मैश पर चिल्लाता है क्योंकि वॉल्बर्ग नहीं चाहता था कि मैश इन सब में मर जाए कि तभी इनोसेंट जीरो अपने एक अननोन मैजिक का यूज करके वॉल्बर्ग को एक डार्क मैजिक के गोले में ट्रैप कर लेता है। एक्चुअली इनोसेंट जीरो के अजीब बॉडी के चलते उसके पास दूसरे मैजिक यूजर्स की मैजिक को चुराने की एबिलिटी है एंड इनोसेंट जीरो ने एडम जॉब्स की डार्क मैजिक तक चुराई थी और अब वॉल्बर्ग की बारी है। तभी मैश ये देखकर वॉल्बर्ग को उस डार्क मैजिक के ट्रैप से बाहर निकाल लेता है, बट अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इनोसेंट जीरो ने वॉल्बर्ग का ये मैजिक चुरा लिया था। इनोसेंट जीरो वॉल्बर्ग का उसी का स्पेस बाउंड मैजिक यूज करके दिखाता है एंड वहाँ के सारे पेड़ों को तबाह कर देता है, जिसे देखकर मैश और वॉल्बर्ग शॉक हो जाते हैं। अब इनोसेंट जीरो के पास इस दुनिया को रूल करने की पावर आ चुकी है एंड अगली बार ये मैश की। ये सुनकर मैश इनोसेंट जीरो को घूरता है और सीधा उसके मुंह पर लात मारने की कोशिश करता है, पर मैश के पैरों में कुछ तो अजीब सा महसूस होता है जिससे कि मैश तुरंत पीछे हट जाता है। ये देखकर इनोसेंट जीरो मैश से घमंड में कहता है, तुमने वो महसूस किया ना मेरी बढ़ती हुई ताकत को? देखो देखो और महसूस करो हमारे बीच के ताकत के अंतर को। अब इनोसेंट जीरो मैश पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वो अपने खुद की पावर्स का कंट्रोल खो देता है और डिफॉर्म होने लगता है। मैश ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है, पर वॉल्बर्ग तुरंत समझ जाता है कि इनोसेंट जीरो के पास इतनी ज्यादा पावर है कि उसकी खुद की बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पा रही। अब इनोसेंट जीरो खुद को कैसे तो करके संभालता है और उनसे कहता है, एक इंसान वो भी बिना मैजिक का कभी इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएगा। ये सुनकर मैश को थोड़ा बुरा लगता है, पर इनोसेंट जीरो फिर बिना टाइम वेस्ट करे वॉल्बर्ग और मैश पर हमला कर देता है। मैश तेजी से वॉल्बर्ग की तरफ बढ़ता है और वॉल्बर्ग को इनोसेंट जीरो के अटैक से बचा लेता है। अब हम इनोसेंट जीरो को देखते हैं जो कि अभी भी अपने मैजिकल पावर्स और बॉडी को संभालने की कोशिश कर रहा है। वो उन दोनों से कहता है कि अभी उसको अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाने के लिए कुछ देर लगेगी, इसलिए वो अभी वहाँ से जा रहा है। बट तभी इनोसेंट जीरो ईस्टर्न एकेडमी पर एक
स्पेल कास्ट कर देता है जिससे कि वहाँ के सारे मॉन्स्टर इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा और पावरफुल मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। वो मॉन्स्टर इतना बड़ा और पावरफुल है कि वो एकेडमी के साथ साथ पूरे सिटी को एक झटके में खत्म कर सकता है। इसके बाद इनोसेंट जीरो वहाँ से जाने लगता है। एक्चुअली इनोसेंट जीरो को मैश की पावर्स टेस्ट करनी है कि क्या मैश उसकी पावर्स की मदद से उस मॉन्स्टर को रोक पाता है या नहीं। अरीना में बैठे सारे लोग ये सोच ही रहे होते कि यहाँ अभी क्या हुआ और वो सारे मॉन्स्टर्स कहाँ गए। तभी वो बड़ा सा मॉन्स्टर अरीना की तरफ बढ़ने लगता है जिसे देखकर सारे लोग डर से कांप उठते। वो मॉन्स्टर लोगों की तरफ बहुत सारे पत्थर फेंकता है जो कि सीधा लोगों की तरफ आ रहे थे, बट लैंस अपनी मैजिक ग्रेवियोल का यूज करके सारे पत्थर वहीं रोक देता है। लैंस को देखकर डॉट भी बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है और डॉट सीधा उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, पर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होने के चलते उसे कुछ भी नहीं होता। डॉट इसे देखकर सोच में पड़ जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तभी काल्डो वहाँ पर आकर डॉट को वहाँ से ले जाता है और उसे समझाता है कि इस मॉन्स्टर को कोई दूसरा मैजिक यूजर कंट्रोल कर रहा है। इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए हमें उस मैजिक यूजर को हराना पड़ेगा। अब वो मॉन्स्टर सीधा उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। वो सब लोग उसे देखकर एक जगह इकट्ठा होने लगते। वो मॉन्स्टर लोगों के बहुत पास आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, बट अचानक वो मॉन्स्टर वही रुक जाता है, यहाँ तक कि उसका पैर वही घिसट रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस मॉन्स्टर को किसी ने पीछे से पकड़ रखा है एंड उसे रुका देख सारे लोग हैरान हो जाते कि ये कैसे हुआ। उस मॉन्स्टर के पीछे देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसकी एक चेन कहीं पर फंस गई है, पर ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि ये तो मैश है। मैश उस मॉन्स्टर को पूरी ताकत से पकड़े हुए था और अब मैश की पावर देखकर वो मॉन्स्टर भी अपनी ओर से पूरा जोर लगाता है। इसे देखकर सारे लोग सोच में पड़ जाते कि एक नॉन मैजिक यूजर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। उन सभी लोगों को यही लग रहा होता है कि मैश इस फाइट में हार जाएगा। तभी वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है और अपनी पूरी ताकत लगाने लगता है, बट मैश ने अभी तक उस मॉन्स्टर को अकेले ही रोक रखा था। मैश के इतने एफर्ट्स को देखकर कि वो इतनी कोशिश कर रहा है बस उन सारे लोगों को बचाने के लिए, वो लोग भी मैश को पसंद करने लगते और सारे के सारे लोग मैश के नाम से उसे चीयर करने लगते। फिन अब लोगों की चीयर सुनकर शॉक हो जाता है कि मैश जिसे सब लोग पहले गालियां दे रहे थे उसे अब वही लोग पसंद करने लगे। लोगों की ऐसे चीयर सुनकर मैश भी जोश में आ जाता है और मैश उस मॉन्स्टर को हवा में उछालकर सीधा उसे जमीन पर पटक देता है। अब हम एक आदमी को देखते जो कि ऑटर से बचकर भाग रहा था, पर वहां से भागने से पहले ऑटर उसे अपने सैंड मैजिक में फंसा लेता है। तभी आगे से काल्डो और डॉट भी उस आदमी को पकड़ने के लिए आ जाते हैं एंड वो आदमी काल्डो और डॉट से ही मदद मांगने लगता है। ये आदमी एक्चुअली एक भागा हुआ कैदी था एंड यही उस जायंट मॉन्स्टर को भी कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद काल्डो उस आदमी को ले जाता है। अभी सबके 7 दिन या करीब एक हफ्ते बाद इनोसेंट जीरो की खबर कि वो ईस्टर्न एकेडमी आया था वो पूरे दुनिया में फैल जाती है। लोगों के बीच पैनिक प्रिवेंट करने के लिए न्यूज में ये स्टोरी दिखाई जाती है कि सारे डिवाइन विजनरीज ने इनोसेंट जीरो को हैंडल कर लिया, बट कुछ लोगों को अभी भी स्टोरी पर डाउट था। इनोसेंट जीरो के हमले के बाद ब्यूरो ऑफ मैजिक को अपनी पूरी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ी एंड उन्होंने अपने सारे इंफॉर्मेशन लीक होने की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। मैश जो कि एक इकलौता ऐसा इंसान है जिसने कि वहाँ जो हुआ सब देखा, और अब मैश इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ बीच पर घूमने चला जाता है। हाँ तुमने सही सुना, वो अपने दोस्तों के साथ बीच पर घूमने चला जाता है। मांगा में यही है यार, वो ऐसी टेंस सिचुएशन में बीच में से ही कुछ तो फनी निकाल लेते हैं, पता नहीं क्यों। वो सारे एक्चुअली पहली बार ही बीच पर आए थे। वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं स्मैश मेलन खेलने का, जिसमें कि हमें आग बंद कर एक मेलन को फोड़ना होता है। यार तुमने ये डोरेमोन या सिंचैन में तो देखा ही होगा, बट इस मैजिकल दुनिया में ये मेलन थोड़ा सा अलग होता है और डॉट ये मेलन सीधा मैश के मुंह पर फेंक देता है एंड वो मेलन मैश के सीधा मुंह पर चिपक कर उसके गले पर हमला कर देता है। एक्चुअली ये कोई आम मेलन नहीं है, मौका मिलने पर ये मेलन एक इंसान का पूरा खून चूस लेता है, बट मैश बीन मैश वो अपना सिर जमीन पर जोर से पटकता है एंड उस मेलन को चकनाचूर कर देता है। वो सारे लोग बीच पर बहुत सारा मजा करते हैं एंड हम वहाँ पर हेडमास्टर वॉलबर्ग को भी देखते हैं जो कि बीच पर आराम और मजा कर रहे होते हैं। अब वॉलबर्ग उन सबसे कहता है,
जब तक हम इनोसेंट जीरो को नहीं हरा देते तब तक मैश को पीस क्या होता है इसका पता नहीं चल पाएगा। इनोसेंट जीरो के पास पहले ही बहुत सारी पावर थी, पर अब उसके पास मेरा स्पेस मैजिक भी है जो कि उसने एक इलीगल या बैंड मैजिक का यूज करके लिया है। और जब इनोसेंट जीरो ने कहा कि वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिक यूजर है, तो ये कोई एग्जैजरेशन नहीं था। वो असल में अब इस दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिक यूजर बन चुका है। ये सुनकर सारे लोग चौंक जाते कि इनोसेंट जीरो अब हेडमास्टर वॉलबर्ग से पावरफुल बन चुका है। वॉलबर्ग आगे बताते हुए कहता है कि इनोसेंट जीरो के और 5 बच्चे जो कि मैश जितने ही पावरफुल है, ये शायद वॉलबर्ग जितने भी पावरफुल हो सकते हैं। और अगर इनोसेंट जीरो को वक्त रहते नहीं रोका गया तो ये इस दुनिया का अंत होगा। अब उनका इनोसेंट जीरो के खिलाफ जीतने के चांसेस ना के बराबर है, पर उनके पास एक ऐसी चीज है जिससे कि वो इनोसेंट जीरो को हरा सकते हैं, और वो चीज है मैश। देखो, मैश के हार्डकोर ट्रेनिंग की वजह से उसके पास इंस्टेंटेनियस फोर्स, टफनेस और सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्ट्रेंथ है, और यही स्ट्रेंथ इनोसेंट जीरो को हराने के काबिल है। ये सुनकर मैश भी थोड़ा जोश में आ जाता है और अपने मसल्स फ्लेक्स करने लगता है। अब आखिर में वॉलबर्ग मैश से कहता है कि वही सबकी आखिरी उम्मीद है, और वॉलबर्ग अब मैश पर अपना पूरा दाव लगा रहा है। वॉलबर्ग को सुनकर मैश वॉलबर्ग से कहता है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उन सारे बुरे लोगों को हराकर एक पीसफुल दुनिया बनाऊंगा। उन सब की बातें खत्म होने के बाद लैंस मैश को याद दिलाता है कि सेमिस्टर अब खत्म होने वाला है और सेमिस्टर के एंड में एग्जाम होती है। एंड एग्जाम का नाम सुनते ही मैश पैनिक करने लग जाता है। अगले दिन मैश और उसके सब दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं मैश की पढ़ाई लेने के लिए, बट अगेन पढ़ाई का नाम सुनते ही मैश फिर पैनिक करने लग जाता है। अब लैंस मैश को एक जगह पर बिठाकर उसकी मैथमेटिक्स की पढ़ाई लेने लगता है, पर लैंस मैश को इतना पढ़ा देता है कि एक टाइम पर मैश का दिमाग लिटरली फट जाता है। अब इस सब के बाद मैश फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है मैश को उसके दोस्त उसके दुश्मन लगने लगते, और एक टाइम पर मैश को कंट्रोल नहीं होता और वो एक खिड़की से सीधा कूद कर वहां से भाग जाता है। मैश को ऐसा भागता देख लैंस गुस्सा हो जाता है और सबसे कहता है कि अगर मैश को नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, लैंस को भी उसका वक्त वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट फिन मैश का अच्छा दोस्त होने के चलते मैश को जंगल में ढूंढने पहुंच जाता है। मैश ने जंगल में जाकर खुद को गले तक दफना लिया, ये समझकर कि धरती उसे फिर रिक्लेम कर लेगी। मैश फिन को सॉरी कहता है क्योंकि वो इतनी सारी पढ़ाई नहीं कर सकता, बट मैश को ऐसा देखकर फिन मैश से कहता है, तुम वो मैश नहीं जिसे मैं जानता हूँ। जिस मैश को मैं जानता हूँ वो कभी हार नहीं मानता और नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। फिन की ऐसी मोटिवेटिंग बातें सुनकर मैश भी मोटिवेट हो जाता है और जमीन से निकलकर सीधा एकेडमी पहुंचता है और लैंस को सॉरी कहता है। फिर लैंस और मैश के सारे दोस्त उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करने लगते। मैश भी बहुत मन लगा के पढ़ता है, वो खाते पीते उठते बैठते इवन एक्सरसाइज करते हुए पढ़ता है। एंड अब एग्जाम का दिन आ जाता है। मैश जैसे ही पेपर देने बैठता है उसका सिर पेपर को देख के घूमने लगता है। फाइनली एग्जाम खत्म होने के बाद मैश थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। अब इसके कुछ ही दिन बाद रिजल्ट का दिन भी आ जाता है। एग्जामिनर मैश का नाम बुलाती है और वो मैश को पेपर देते हुए कहती है कि उसने एग्जाम में कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। ये सुनकर मैश थोड़ा टेंशन में आ जाता है, बट पेपर देखने पर हमें पता चलता है कि मैश सारे सब्जेक्ट में जस्ट पास हुआ है। एंड मैश के पास होने के बाद सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि मैश ने ऑर्डर के ज्यादातर शर्तों को पूरा कर लिया है। अब हमें ब्यूरो ऑफ मैजिक दिखाया जाता है जिसके अंदर डॉट, लैंस और मैश होते हैं। एक्चुअली इनोसेंट जीरो के हमले के बाद इन तीनों को फाइनल एग्जाम के लिए चुना गया है।
तभी वहाँ पर हेडमास्टर वॉलबर्ग आ जाते। वो उन सभी से कहते कि फाइनल एग्जाम में जाने से पहले उन्हें एक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, जहाँ पर कोई भी एक डिवाइन विजनरी उनसे क्वेश्चंस पूछेगा, और अगर उस डिवाइन विजनरी को ऐसा लगा कि तुम इस एग्जाम के लिए अनफिट हो तो तुम इस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। उन सबको लेने के लिए एक गाइड आएगा और सबको उस गाइड के इंस्ट्रक्शंस मानने पड़ेंगे। तभी वहाँ पर मैश का गाइड आ जाता है एंड इसका नाम है 008। ओ भाई ये कितना क्यूट है। 008 के इंट्रोडक्शन के बाद मैश भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है एंड फिर 008 मैश को उसे फॉलो करने के लिए कहता है। मैश अब 008 को फॉलो कर ही रहा होता है। उसके दौरान 008 मैश से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में कई अफवाहें सुनी हैं कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते। हाँ, तुमने सही सुना है। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। अरे ये इतना बुरा भी नहीं है। ये हॉलवे थोड़ा अजीब नहीं है? ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारी सिचुएशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एंड सडनली 008 एक खूंखार भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो मैश से कहता है, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद नहीं आया। और फिर वही क्यूट सा 008 मैश पर तेजी से अटैक करने लगता है। अटैक करने के दौरान 008 मैश से कहता है, माफ करना, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। 008 मैश पर कई सारे अटैक करता है, पर मैश 008 को मारने की जगह उसके अटैक बस डॉज कर रहा होता है। एक्चुअली 008 एक सर्वेंट बीस्ट है। इन सर्वेंट बीस्ट को एक टाइप का कर्स या श्राप होता है। इस कर्स से वो अपने मास्टर पर हमला नहीं कर पाते, जिससे कि ये बीस्ट उनके मास्टर के लिए लॉयल या ईमानदार रहते हैं। 008 अभी भी मैश पर हमला किए ही जा रहा था, पर मैश 008 के सारे हमले डॉज कर देता है। आखिर में मैश 008 को पकड़ता है और उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेराते हुए उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें मुझे चोट नहीं पहुंचानी और ऐसा करने के लिए तुम्हें कहा गया है। ये सुनते ही 008 रियलाइज करता है कि मैश भी एक इंसान है, चाहे उसे मैजिक यूज करना ना आता हो। मैश 008 के साथ इतने अच्छे से बात करता है कि 008 को भी बुरा लगता है एंड फिर 008 अपने क्यूट फॉर्म में वापस आ जाता है। बट तभी कोई 008 पर हमला कर देता है, जिससे कि 008 दूर जाकर गिरता है। हम देखते हैं कि कोई तो दूर से चल कर आ रहा है। जब मैश उसकी तरफ देखता है तब हमें पता चलता है कि ये तो ऑटर है। ऑटर 008 को डांटते हुए कहता है कि उसने उसका काम किया है भी या नहीं। फिर 008 ऑटर को ऑटर मास्टर करके बुलाता है एंड सर्वेंट भी 008 का मास्टर ऑटर ही है। ऑटर को देखकर 008 बहुत ज्यादा डर जाता है और ऑटर से माफी मांगने लगता है, पर तभी मैश उसके सामने आकर ऑटर से कहता है, तुम्हारा काम मुझसे है, इसलिए मुझसे बात करो। मैश को ऐसे ऑटर को चैलेंज करता देख 008 हैरान हो जाता है, क्योंकि ऑटर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक एवरेज डिवाइन विजनरी को आराम से हरा सकता है। फिर 008 हमें बताता है, कई साल पहले ईस्टर्न एकेडमी पर मार्जी नाम के मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था। मार्जी ने एक ऐसी स्पीशीज है जो कि एक डिवाइन विजनरी को भी आसानी से हरा सकती है। ऐसा वो अपने बॉडी में भरे मैजिकल पावर्स का यूज करके करते, जो कि बहुत ज्यादा है। एक टॉप क्लास मैजिक यूजर के पास जितनी मैजिकल एनर्जी होती है उतनी तो बस एक एवरेज मार्जिन के पास होती है। इन मार्जिन्स के अटैक के दौरान पूरे ब्यूरो ऑफ सिक्योरिटी को मार्जिन्स को हराने में दिक्कत हो रही थी, पर मास्टर ऑटर ने अकेले ही सारे मार्जिन्स को आराम से हरा दिया, जो कि 6 से भी ज्यादा थे। मास्टर ऑटर एक इनबॉर्न टैलेंटेड और एक इंटेलिजेंट इंसान है। मास्टर को हराने के लिए तुम्हें बचपन से ही टैलेंटेड और पावरफुल होना पड़ेगा। ये सुनकर मैश थोड़ा हैरान हो जाता है कि क्या सच में ऑटर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो मार्जिन्स को अकेले ही हरा सकता है। तभी ऑटर मैश से कहता है, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम हमारी इस प्यारी दुनिया को ही खत्म कर दोगे।
तुमने हम सब डिवाइन विजनरी और वॉल्बर को प्रॉमिस किया था कि तुम हमारी मदद करोगे इनोसेंट जीरो को हराने में, पर हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। एंड अब ऑटर अपनी वॉन निकाल लेता है मैश पर अटैक करने के लिए, जिसे देखकर मैश भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या होगा मैश का? क्या ऑटर जो कि एक बहुत पावरफुल डिवाइन विजनरी है वो मैश को हरा देगा, या मैश अपनी ताकत के मदद से ऑटर को हरा देगा? ये सब हम अगली वीडियो में जानेंगे। सो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।